हाय दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट के क्वेश्चंस पार्ट नंबर 1 के साथ, जो कि आपने बिल्डिंग मटेरियल एंड सर्वे इंजीनियरिंग के पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित प्रजापति। स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग गुरु में। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कहता है, विच IS कोड इज़ यूज फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट। देखिए, इन्हें पूछ लिया डायरेक्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। लास्ट ईयर RRB JEE में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था एज ए दिस। ओके, तो क्या कह रहा है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में कौन सा IS कोड, IS 456 2000, 31414, 269 1989, 31343 1980। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, ये वाला आपका होता है RCC एंड PCC के लिए। तो ये तो आप सभी को आई थिंक पता ही होगा। ओके, इसकी बात करें अगर हमारा, ये होता है RCC जॉइंट्स के लिए। सॉरी, जितने भी हमारे जॉइंट्स के हम स्टडी करते हैं, RCC नहीं बोलेंगे, जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स के, जॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए हम यूज करते हैं 3414। और 269 1989 को बात करें तो मैं 33 ग्रेड ऑफ OPC सीमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। तो बचता क्या है हमारा, 1343 1980, यही कोड हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक strength of concrete is defined as the compressive strength below which not more than 10%, 5%, 2%। देखिए, ये क्या पूछ रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, मैं इसको कंक्लूड करके बताऊं आपको। किस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलेंगे, जहां पे रिजल्ट उसके 5 उससे कम नहीं होने चाहिए। मोर देन नोट भी, लेस देन नोट, 10%, 5%, 2%। ओके, ये कुछ इस तरीके से पूछना चाह रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उस वैल्यू को हम उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पूछेंगे। तो मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देके, सपोज करिए मेरे पास 100 सैंपल हैं, मैंने 100 सैंपलों की टेस्टिंग की UTM मशीन में। ओके, तो मैंने UTM मशीन में जब उनकी टेस्टिंग की और मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली, तो मेरे को सबकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके से मिली, 20 मेगा पास्कल, 21, 22, किसी की 25, किसी की 20, फिर 21, और कुछ की मेरे को मिली 19, 18, 17, 14 और 15, 21। मीन्स मेरे को 5 सैंपल की 100 में से, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, अगर मेरे को 100 में से 5 सैंपल की मेरे को 20 से कम मिलती है और सब की और सब वैल्यू ज़्यादा है, तो मेरी वहाँ की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो कि उस कंक्रीट की, वो 20 मेगा पास्कल जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये वो होगी। मीन्स नॉट मोर देन 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, समझ गए होंगे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होता है, और किसको हम करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलेंगे, जहाँ पे रिजल्ट हमारे उस वैल्यू से 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे नीचे। ओके फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपकॉन फेलियर डन इन ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, इन बोथ नन ऑफ द एबव। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कपकॉन फेलियर की। देखिए, कपकॉन फेलियर में क्या होता है, कुछ इस तरीके से, मेरा अगर मेरी एलॉय रोड होती है, स्टील की रोड होती है, तो उसमें कुछ इस तरीके से पहले नेकिंग बनती है। ओके, इस तरीके से नेकिंग बनती जाती है। नेकिंग बनते बनते वो एक टाइम पे कुछ इस तरीके से मेरी एक कोन बन जाती, एक कप बन जाता है और एक मेरी कोन बन जाती है। ठीक है, तो ये जो फेलियर होता है, इस फेलियर को पूछ रहा है किस में होता है, ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, या इन बोथ। तो ये जो होता है, ये हमारा फ्रेंड्स ऑलवेज होता है हमारा डक्टाइल मटेरियल में। ठीक है, अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो वहाँ पे क्या हुआ, सडनली फेल हो जाता है, सडनली क्रैक होकर अलग हो जाता है। बट डक्टाइल मटेरियल में थोड़ा धीरे धीरे पहले नेकिंग जनरेट होती है, फिर कपकॉन फेलियर हो जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सबसे एक प्यारा वाला रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई नई वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। तो बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डेवलपमेंट लेंथ फॉर द HYSD इज ग्रेटर देन माइल्ड स्टील, HYSD लेस देन माइल्ड स्टील, फॉर द HYSD इज इक्वल टू माइल्ड स्टील, नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द बार। देखिए, टाइप ऑफ बार पे तो डिपेंड करता ही करता है। अगर आपको फॉर्मूला इसका पता होगा, 0.85 ED/LD होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अगर वो आपको पूरा देखना है कैसे डेफिनेशन होता है, कैसे या रिलेशन कैसे आता है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ, आंसर होता है हमारा जो हाईली इल्ड स्टैंड डिफॉर्म्ड बार होती है, उसकी जो होती है डेवलपमेंट लेंथ माइल्ड स्टील से ज़्यादा होती है। आप इसको केवल ऐसे ज़्यादा रख सकते हैं, FE 415 को हम HYSD हाई इल्ड
डिफॉर्म्ड बार बोलते हैं, तो इसकी ज़्यादा होती है। और माइल्ड स्टील हमारा Fe250 होता है, तो जिसकी ज़्यादा जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसको हम उसकी डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा रखते हैं। ये आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इन रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट पेडेस्टल इज डिफाइन एज द कंप्रेसिव मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ की मैं बात करूँ, एल इफेक्टिव लेंथ डज नॉट एक्सीड इट्स डायमेंशन। देखिए डज नॉट एक्सीड इट्स डायमेंशन, ये क्या पूछ रहा है, बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि जो इन दोनों का रेशियो है वो एक्सीड इसकी डायमेंशन का, ये डज नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा, मोर देन नॉट एक्सीड इट्स डायमेंशन, इस वैल्यू को डायमेंशन अगर मैं मान लूँ कोई भी इसकी, सपोज मैं बी मान लेता हूँ, तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क है कितनी होनी चाहिए, इस वैल्यू को ये पूछना जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ ये क्या गया है, ये देखिए एल इफेक्टिव, और मैं अगर उसको बी को नीचे ले आऊँ तो नॉट बी मोर देन, ये हमारा बन क्या गया एक्चुअली, ये हो गया हमारा स्लेंडरनेस रेशियो। ये पूछना चाह रहा है स्लेंडरनेस रेशियो पेडेस्टल के लिए कितना होना चाहिए कि हम उसको पेडेस्टल बोल सकें। तो इसकी वैल्यू होती है हमारी फ्रेंड्स 3। ओके, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा होगा तो वो हमारा एल इफेक्टिव अपॉन बी की वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा हो गई तो उसको हम बोलेंगे कॉलम। तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्लियर कर लें, ये सिलेंडरनेस रेशियो को ही पूछा है, बट कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चंस को इतना तगड़ा फ्रेम किया है जिससे कि स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आए। अगर डायरेक्ट सिलेंडरनेस रेशियो पूछ लेगा तो कोई भी बता देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ क्या कह रहा है, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम शैल बी ग्रेटर देन, ये पूछ रहा है मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट का, ठीक है, बीम में हमेशा ज़्यादा होना चाहिए 0.85 BD अपॉन FY, 0.87 FY अपॉन BD, 0.04 BD, 0.4 BD अपॉन Y। तो फ्रेंड्स मिनिमम जो होता है हमारा IS कोड रिकमेंड करता है 0.85 BD अपॉन FY। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ टेंशन एंड कंप्रेशन में तो वो होता है हमारा 0.04 BD, मीन्स 4% ऑफ द हमारा ग्रॉस एरिया ऑफ द बीम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ VB टेस्ट फॉर फाइंडिंग, देखिए VB टेस्ट पूछ रहा है किस लिए किया जाता है, फाइनेस ऑफ सीमेंट, बॉन्ड बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, नन ऑफ दीज। तो ओके फ्रेंड्स, अगर फाइनेंस सीमेंट के लिए बात करूं तो आपको पता होगा फाइनेंस मॉड्यूलस टेस्ट होता है, ठीक है, फाइनेंस ऑफ मॉड्यूलस का टेस्ट करते हैं, फाइनेंस मॉड्यूलस का टेस्ट होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें बॉन्ड बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील, देखिए इसके लिए होता है पुल आउट टेस्ट। ओके, इसके लिए हम पुल आउट टेस्ट को यूज करते हैं। वर्केबिलिटी के लिए बात करूँ, वर्केबिलिटी कॉन्क्रीट के लिए आपने सुना होगा मैक्सिमम स्लम्प टेस्ट, बट इसमें हमारा VB टेस्ट भी यूज किया जाता है। ओके, VB टेस्ट भी हमारा वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट के लिए ही यूज किया जाता है। तो राइट आंसर इज द हमारा वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, कास्ट आयरन इज ए ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, लो कार्बन मटेरियल, नन ऑफ दीज। देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई कहेगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसका एक्चुअली मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन में कौन सा डक्टाइल है कौन सा ब्रिटल है। देखिए बी के बाद क्या आता है, सी। ओके, बी के बाद सी, और डी के बाद अगर मैं बात करूं, डी के बाद सी तो आएगा नहीं, आगे जाके कहीं डी से आगे अगर हम चलेंगे तो एम आएगा, ठीक है। तो ब्रिटिल, कास्ट आयरन, डक्टाइल इज अ माइल्ड स्टील, डी के बाद एम आया माइल्ड स्टील, बी के बाद हमारा क्या आता है, सी आता है एकदम, तो कास्ट आयरन। ओके, तो इज द राइट आंसर इज द ब्रिटिल मटेरियल। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए सिर्फ ये पॉइंट मैंने दिया हुआ है कि डक्टाइल मटेरियल, इसमें कन्फ्यूजन आप कैसे दूर कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। देखिए मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए पूछ रहा है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगा। सब पहले हमारी मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन क्या होती है मैं वो बता देता हूँ। मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन वो होती है जब हमारा नॉर्मल वाटर के अंदर कोई हमारा स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल वाटर, रनिंग वाटर है या हमारा एक जगह रुका हुआ लेक टाइप में, बट नॉर्मल वाटर, कोई सलाइन नहीं है, कोई इसकी एसिडिटी ज़्यादा नहीं है, ये कुछ एल्कनिटी ज़्यादा वगैरह नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन को अगर वाटर के अंदर हमारा कोई स्ट्रक्चर है तो उसको हम बोलेंगे मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। तो इसके लिए पूछा है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10, M15, M20, M25। तो इज द राइट आंसर इज द फ्रेंड्स हमारा होगा M25। अगर M20 बात करूँ, M20 होता है हमारा माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए। ओके, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हमारा स्ट्रक्चर वर्क के लिए किया जाता है RCC में, वो हमारा M20 ही
होता है। ओके, M15 या M10 की बात करूँ वो तो हमारा PCC के लिए यूज किए जाते हैं, RCC के लिए नहीं यूज किए जाते। तो फ्रेंड्स इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।